इस तरह विवान अकेले बिस्तर पर नींद में लेटा रहा और अचंभे में पड़कर सो गया। जब वो सो गया तो अचानक कुछ अजीब हुआ और उसके शरीर में अस्वाभाविक परिवर्तन होने लगे। स्वर्गीय कीमिया की पुस्तक में देखे गए वे टैडपोल वास्तव में विवान के शरीर और उसके 8 असाधारण मेरिडियन में घूम रहे थे। जैसे जैसे वे धीरे धीरे घूमते रहे, विवान की छाती पर गंभीर चोट के कारण उसके सीने में जमा हुए रक्त के थक्के धीरे धीरे कम होने लगे। ये सचमुच अजीब है। किसने सोचा था कि स्वर्गीय अमृत पुस्तक का इतना चमत्कारी प्रभाव होगा। विवान, जो पहले गंभीर रूप से घायल था और नींद में भी उसकी सांस फूल रही थी, टैडपोल के 8 असाधारण मेरिडियन से गुजरने के बाद धीरे धीरे आसानी से सांस लेने लगा। हालांकि वो इस सब से पूरी तरह अनजान था। मुंबई शहर की सड़कों पर अनिकेत और उसके साथियों की 2 कारें तेजी से गुप्ता कॉर्पोरेशन के विला की ओर बढ़ीं। मिस आयुषी, जो कार में बैठी थी, अंदर आने के बाद से एक शब्द भी नहीं बोली थी। उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था और कार चला रहे सूट पहने आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आवाज भी निकाले। और अनिकेत के बारे में क्या? उसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह दिल से जानता था कि इस बार मिस आयुषी उससे नफरत करेगी। लेकिन एक सेवक के रूप में वह क्या कर सकता है? कार तेजी से एक आलीशान विला की ओर बढ़ी। ये हवेली, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी स्थापत्य शैली का बेहतरीन मिश्रण है, आयुषी का घर है। कार विशाल पार्किंग स्थल में रुकी। हालांकि पार्किंग स्थल निजी उपयोग के लिए था, लेकिन यह बाहर के बड़े पार्किंग स्थलों से ज्यादा प्रभावशाली था। पहली चीज जो मैंने देखी वह थी बेंटले मोटर्स लिमिटेड। इसकी सुंदर और दबंग रेखाएं अंकित रोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की अभिमानी शैली को पूरी तरह से प्रदर्शित करती थीं। इसके बगल में एक BMW X6 है, जो बहुत बड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि ब पे बड़ी ई की मात्रा ड आधा ब आधा ल अंकित लोगों की पसंदीदा कार है, किसी और कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि यह बड़ी है। वहां पर चमकीले लाल रंग की मिनी स्पोर्ट्स कारें, लोट्स कारें खड़ी हैं, जिन्हें लोट्स कार माना जाता है, जो बहुत ही आकर्षक और स्त्रीउचित हैं। विषय पर वापस आते हुए, अनिकेत और उसके दोस्तों की कार रुकने के बाद आयुषी ने कार का दरवाजा जोर से खोला और ठंडी आवाज में अकेले हवेली में चली गई। बूढ़ी नौकरानी हवेली से बाहर आई और जब उसने आयुषी को वापस आते देखा तो उसका अभिवादन किया, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और सीधे हॉल में चली गई। अनिकेत और काले सूट पहने कई अंगरक्षक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हॉल में सोहन गुप्ता, जो शनिवार होने के कारण साधारण कपड़े पहने हुए था, नाश्ता कर रहा था। पलक झपकते ही उसने अपनी प्यारी बेटी को वापस आते देखा और वह तुरंत खुश हो गया। आयुषी, सोहन गुप्ता ने अपनी बेटी को पुकारा। लेकिन आयुषी के बारे में क्या? अंदर आने के बाद उसने अपने पिता की ओर देखा तक नहीं, बल्कि सीधे अंडाकार आकार की ऊंची लकड़ी की सीढ़ी की ओर दौड़ी और अपने कमरे में वापस आ गई। सोहन गुप्ता थोड़ा स्तब्ध था, ये देखकर कि उसकी बेटी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह नाराज होने के अलावा कुछ नहीं कर सका और स्टूल से उठ खड़ा हुआ। आयुषी, सोहन गुप्ता चिल्लाया। लेकिन आयुषी के बारे में क्या? लेकिन जैसे कि वह जानबूझकर अपने पिता से नाराज था, वह अपने कमरे में भाग गया, दरवाजा बंद कर दिया और सभी को नजरअंदाज कर दिया। ये लड़की, सोहन गुप्ता इतना क्रोधित हुआ कि उसने मेज पर रखे दलिया के कटोरे को जमीन पर बिखेर दिया। आसपास खड़े नौकर स्थिति को साफ करने के लिए दौड़े, लेकिन कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी समय अनिकेत भी अंदर आ गया था। इस लड़की को क्या हो गया है? सोहन गुप्ता ने गुस्से से पूछा जब उसने अनिकेत को देखा जो अंदर आए। उसके सामने अनिकेत ने अपने हाथों से अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को धीरे से ठीक किया, अपना साफ चेहरा उठाया और सोहन गुप्ता को देखा। बॉस गुप्ता, सबसे बड़ी महिला अब मुझसे बहुत नफरत करती होगी, इसलिए वो ऐसी है। तुमसे नफरत है? मैं तुमसे नफरत क्यों करूं? क्या इसलिए कि तुमने उसे वापस खींच लिया? ये लड़की वास्तव में उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी ज्यादा अवज्ञाकारी होती जा रही है। सोहन गुप्ता अपने चेहरे पर तीखी नजर के साथ अपनी सीट पर बैठा था। अनिकेत ने धीरे से उसके बगल में अपना सिर हिलाया। मिस्टर गुप्ता, ऐसा ही हुआ था। अनिकेत ने सोहन गुप्ता को विवान और सबसे बड़ी महिला के बारे में सब कुछ बताया और निश्चित रूप से उसने उसे ये भी बताया कि कैसे विवान ने आयुषी गुप्ता की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। ये सुनते ही सोहन गुप्ता का चेहरा उतर गया। तो वो युवक बुरा नहीं है? वो मेरी बेटी को बचाने की इतनी कोशिश कर रहा है? अनिकेत ने सिर हिलाया। हाँ मिस्टर गुप्ता, मैंने उनकी बातचीत के बारे में जो सुना, उससे ऐसा लगता है कि युवती ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई और हमें बुरे लोग बताया। युवक को डर था कि हम युवती को चोट पहुंचाएंगे, इसलिए उसने ऐसा किया। ओह, तो यही हो रहा है। सोहन गुप्ता को अचानक समझ आ गया। अनिकेत ने आगे कहा, लेकिन यह मेरी गलती है कि मैं केवल युवती को वापस लाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे बहुत जोर से मारा और युवक को चोट पहुंचाई। मिस्टर गुप्ता, यह मेरी गलती है, कृपया मुझे दंडित करें। अनिकेत ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। सोहन गुप्ता ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया। ये तुम्हारा काम नहीं है।
ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के समाज में अभी भी ऐसे युवा लोग हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। खासकर मेरी बेटी की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। तुमने उस बच्चे को पीटने के बाद उसका क्या हुआ? सोहन गुप्ता ने अचानक पलटकर अनिकेत को देखा और पूछा। अनिकेत ने धीरे से कहा, उसकी कई पसलियां टूटी हुई हो सकती हैं और वह ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जिसने पहले कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे इतनी जोर से मारने के बाद कम से कम 10 दिन या आधे महीने तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। सोहन गुप्ता ने कुछ नहीं कहा। उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि उसके निजी अंगरक्षक ने ऐसी बातें कही होंगी। क्या होगा अगर तुम उस युवक से मिलने के लिए कुछ समय निकालो, उसे अस्पताल ले जाओ ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए और फिर उसे कुछ पैसे दो। आखिरकार वह इस लड़की के चक्कर में बेवजह फंसा हुआ था और मेरी बेटी की वजह से उसे चोट लगी, सोहन गुप्ता ने कहा। अनिकेत ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसे तुरंत करूंगा। अच्छी बात है। आयुषी इन दिनों तुमसे नफरत करती है, लेकिन इसे दिल पर मत लेना। ये सिर्फ उसका गुस्सा है। वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, सोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए अनिकेत से कहा। अनिकेत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ी महिला का मुझसे नफरत करना सामान्य बात है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। मिस्टर गुप्ता, अनिकेत अचानक कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द नहीं निकले। सोहन गुप्ता ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अनिकेत को देखा। क्या गड़बड़ है? अनिकेत एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, कुछ नहीं। सोहन गुप्ता ने कोई और सवाल नहीं पूछा। वास्तव में अनिकेत कहना चाहता था कि उस समय उसके साथ लड़ने वाला युवक विवान बहुत अजीब था। अप्रशिक्षित व्यक्ति के कारण उसके शरीर से अचानक एक अजीब ऊर्जा निकली और लगभग उसका हाथ टूट गया। अगर अनिकेत ने उस समय जल्दी से चकमा नहीं दिया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते, इसलिए वो बहुत हैरान महसूस करता था। उस समय क्या हुआ? एक व्यक्ति जो देखने में किसी मार्शल आर्टिस्ट जैसा नहीं लगता, वो अचानक ऐसी अदृश्य और शक्तिशाली ऊर्जा कैसे उत्पन्न कर सकता है? ये सचमुच अविश्वसनीय है। जब विवान अपनी युवावस्था की उलझन से जागा तो कुछ अजीब हुआ। अभी जब मैं लेटा था तो जो घाव चुभ रहा था, अब उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। मैंने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और अपनी छाती की जांच की। अभी यह सूजा हुआ था और हालांकि यह अभी भी थोड़ा लाल और सूजा हुआ है, लेकिन छूने पर बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। विवान सोफे से उठ बैठा और अपने हाथ से जोर से दबाया। क्या ये वास्तव में ठीक है? विवान आश्चर्यचकित और खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उसे अपनी छाती में ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे कोई चाकू उसे घोंप रहा हो, लेकिन रात को अच्छी नींद लेने के बाद वह ठीक हो गया। वाह, क्या ये रिकवरी बहुत तेज नहीं है? उसने अपने घाव को छुआ और ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि वह ठीक हो गया है। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? विवान अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अचानक उसकी नज़र सोफे के कोने पर फेंकी गई टूटी हुई किताब पर पड़ी और विवान ने जल्दी से किताब उठा ली। क्या ये सब इसी वजह से है? क्या ये हो सकता है कि मैंने वास्तव में कोई खजाना उठा लिया है? विवान ने कहा बिना नहीं रह सका। अपने सामने पड़ी उस पुरानी किताब को छूते हुए, जो किसी प्राचीन वस्तु की तरह लग रही थी, और उसमें कुछ अजीब अक्षर थे जिन्हें विवान बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था, जो कि कुछ अजीब टेडपोल के आकार की चीजें थीं। विवान हैरान हो गया। कोई बात नहीं, ये घटिया किताब मेरे लिए और अधिक उपयोगी होती जा रही है, विवान ने मन ही मन सोचा और जल्दी से किताब को अपने बैग में ठूंस लिया। एक आदमी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, उसे मुंह में रखा और फूंकने लगा, और उसका मूड काफी अच्छा हो गया। उसने शुरू में सोचा कि उसे गंभीर चोट लगी है, इसलिए रात को अच्छी नींद लेने के बाद वह सूजन को नियंत्रित करने के लिए कुछ सूजन रोधी दवाएं खरीदने के लिए नीचे एक छोटी सी फार्मेसी में चला गया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चोट अचानक ठीक हो जाएगी। वहां बैठे बैठे उसकी नज़र अनजाने में उस कमरे पर पड़ी जहां फेफी कल रात सोई थी। विवान अचानक क्रोधित हो गया और उसे बहुत बड़ा नुकसान महसूस हुआ। तो वे एक ही समूह में हैं? ये पता चला है कि मुझे एक जोकर की तरह मूर्ख बनाया गया था, विवान ने शाप दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वो लड़की बार बार कहती रहती है कि वो अमीर है। ऐसा लगता है कि वो वाकई बहुत अमीर है। जवान औरत? एक अमीर जवान औरत, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूं जिसके पास कुछ भी नहीं है। कितना हास्यास्पद है। विवान ने अपने बगल में रखी मेज पर जोर से लात मारी और मेज पलट गई। एक जोरदार आवाज के साथ मेज जमीन पर गिर गई। भाड़ में जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? विवान ने गुस्से से कहा। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद विवान अब आयुषी के लिए गुस्सा नहीं था। उसके शब्दों में यह इसके लायक नहीं था। उसे दूसरों पर गुस्सा क्यों करना चाहिए? वो एक अमीर महिला है। आप क्या कहते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है, तुम उस पर नाराज क्यों हो? विवान ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी और उन परेशान करने वाली चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। वो बाथरूम में गया और साफ पानी से अपना चेहरा धोया, एक नया जीवन अपनाने के लिए तैयार।
मैं मुंबई के इस कंक्रीट जंगल में अकेला आया हूं और अब मैं एक नया दिन शुरू करने वाला हूं। इसलिए हाथ मुंह धोने के बाद वह नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। कोई रास्ता नहीं है। विवान की जेब में सिर्फ 200-300 रुपये बचे हैं। अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वह भूख से मर जाएगा। बाहर जाकर उन्होंने एक नौकरी वाला अखबार खरीदा और सार्वजनिक टेलीफोन का उपयोग करके अखबार में एक एक करके नौकरियां तलाशने लगे। अखबार में सभी प्रकार की नौकरियों के अवसर हैं, जिनमें केटीवी वेटर भी शामिल हैं, जिन्हें भोजन और आवास सहित 3000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, कुली, सुरक्षा गार्ड वगैरह। यह एक गड़बड़ है। विवान ने कई बार फोन किया और दूसरे पक्ष ने सबसे पहले उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई काम का अनुभव है। वो बचपन से ही लियाओचेंग में रहता था और एक रेस्तरां में काम करने के अलावा उसने कड़ी मेहनत भी की थी। उसने केटीवी वेटर के रूप में काम किया था, इसलिए दूसरे पक्ष ने विनम्रता से मना कर दिया। इसलिए अंत में विवान ने उम्मीद बनाए रखी और एक ऐसी जगह पर फोन किया जो सुरक्षा गार्डों की भर्ती कर रही थी और भोजन और आवास प्रदान कर रही थी। दूसरे पक्ष ने फोन उठाया, लापरवाही से स्थिति के बारे में पूछा और फिर विवान को दोपहर में गुप्ता के उद्यम के गेट पर नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कहा। यदि योग्य है तो वह भोजन और आवास प्रदान किए जाने के साथ सीधे काम शुरू कर सकता है और वेतन 1800 रुपये प्रति माह होगा। बुरा नहीं है, विवान ने सोचा। इसलिए पता नोट करने के बाद विवान ने एक छोटी सी सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करने का फैसला किया। आवेदन का समय दोपहर 3 बजे के आसपास है। विवान ने नीचे एक छोटे से रेस्तरां में 5 रुपये में एक कटोरा रेमन खाया, फिर अपने निवास पर लौट आया और कमरे में लेट गया। कमरा अभी भी पिछली रात की सोंधी खुशबू से भरा हुआ था। विवान ने खुद को उसके बारे में सोचने से रोका और फिर उसने स्वर्गीय दान की पुस्तक निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने बहुत अधिक ध्यान से एक के बाद एक अध्याय पढ़ा। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके शरीर के अंदर फिर से कुछ हरकत हो रही है और इस बार यह हरकत पिछली बार से अलग थी। सबसे पहले सिर की नसें एक एक करके हरकत करने लगीं, फिर छाती, पेट और फिर अंगों तक पहुंचने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो मेरा पूरा शरीर, यहाँ तक कि मेरे पैर भी उस हवा के प्रवाह को महसूस कर रहे हों। इससे विवान बहुत खुश हुआ, क्योंकि जैसे ही टैडपोल उसके शरीर के अंदर तैरते वह महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया है। इससे पहले विवान बस लापरवाही से किताब पलट रहा था, इसलिए वह केवल अपने पेट में ऊर्जा का उछाल महसूस कर सकता था। लेकिन अब क्या? एक एक करके तस्वीरें देखने के बाद उसे अचानक लगा कि उसका पूरा शरीर तुरंत ताकत से भर गया है। हालांकि ऊर्जा बहुत छोटी थी, लेकिन विवान के लिए यह पहले से ही एक अविश्वसनीय चीज थी। अब विवान ने पहली तस्वीर से पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा वो पढ़ता गया उतना ही वो मोहित होता गया। वो टैडपोल के किरदारों में पूरी तरह डूब गया। यह न जानते हुए कि वह कब से इसे देख रहा था, विवान की नज़र अचानक दीवार पर लटकी पुराने जमाने की घड़ी पर पड़ी। 2:41। विवान सोफे से लुढ़क गया और उदास हो गया। अरे, मेरा 3 बजे छोटी आधा व अंकित। मैं कैसे आ सकता हूँ? उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया, दरवाजे से बाहर निकला और जल्दी से नीचे चला गया। जब वो नीचे आया तो विवान ने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। इस समय उसने नहीं सोचा था कि टैक्सी लेना महंगा था। कार में बैठते ही ड्राइवर ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? गुप्ता ग्रुप में जाओ। विवान को अभी भी वह पता अच्छी तरह याद था जो सुरक्षा भर्तीकर्ता ने उसे बताया था। ये सुनने के बाद कि वे गुप्ता ग्रुप जा रहे हैं, ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और गुनगुनाते हुए सड़क की ओर चला दिया। मास्टर, क्या गुप्ता ग्रुप दूर है? विवान कार में पूछे बिना नहीं रह सका। आखिरकार यह मेरा पहला साक्षात्कार है और अगर मैं बहुत देर से पहुंचूं तो ये बुरा होगा। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ज्यादा दूर नहीं है, चिंता मत करो, इसमें केवल 10 मिनट लगेंगे। ड्राइवर की बात सुनने के बाद विवान को अंततः राहत महसूस हुई। गुप्ता ग्रुप, संभवतः मुंबई में ऐसा कोई नहीं होगा जो गुप्ता ग्रुप के बारे में नहीं जानता हो। गुप्ता ग्रुप ने एक रियल एस्टेट कंपनी के रूप में शुरुआत की थी और अब ये सार्वजनिक हो चुका है। अब इसका मुख्य व्यवसाय रियल एस्टेट है, लेकिन ये खानपान उद्योग में भी काम करता है। गुप्ता ग्रुप के पास मुंबई में 2 बड़ी होटल श्रृंखलाओं में शेयर हैं। बेशक गुप्ता ग्रुप के पीछे का मालिक आयुषी गुप्ता के पिता हैं। यह वही लड़की थी जिसने विवान के साथ तब चालें चली जब वह पहली बार मुंबई आया था। लेकिन विवान को यह सब नहीं पता था। वो अब सुरक्षा गार्ड बनने के लिए साक्षात्कार के लिए गुप्ता ग्रुप जा रहा था। थोड़ा उत्साहित महसूस करते हुए विवान कार में बैठ गया और बाहर यातायात की हलचल को देखने लगा। ड्राइवर ने मोड़ लिया और वाणिज्यिक केंद्र पर पहुंच गया। दूर से देखने पर आपको वहां दर्जनों मंजिल ऊंची एक विशाल इमारत खड़ी दिखाई देगी। इमारत के सामने पत्थर पर आकर्षक शैली में उकेरे गए 4 बड़े अक्षर हैं, गुप्ता ग्रुप। गुप्ता ग्रुप बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा गोलाकार चौक है जहां गुप्ता ग्रुप के कर्मचारी आते जाते रहते हैं।
साथ ही एक पार्किंग स्थल भी है जहां अलग अलग रंग और ब्रांड की कारों की कतारें खड़ी हैं। चौक के बाहरी इलाके में एक सुरक्षा कक्ष है जिसके दोनों ओर 2 सुरक्षा गार्ड खड़े रहते हैं। कार धीरे धीरे गुप्ता ग्रुप पर रुकी। हम यहाँ हैं, ड्राइवर ने कहा। विवान ने ड्राइवर को पैसे सौंपे और कार से बाहर निकला। जब उसने अपने सामने गुप्ता ग्रुप को देखा तो उसके दिल में एक अवर्णनीय घबराहट महसूस हुई। आखिरकार यह उसका पहली बार नौकरी के लिए आवेदन था और वह अभी भी थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था। अपने सामने ऊंची इमारत और गुप्ता ग्रुप के दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड को देखते हुए विवान ने 2 गहरी सांसें लीं और सामने सुरक्षा गार्ड की ओर चला गया। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ, नौकरी के लिए आवेदन कहाँ है? विवान के आने के बाद उसने मुस्कुराते हुए नीली वर्दी में लंबे सुरक्षा गार्ड से पूछा। सुरक्षा गार्ड ने विवान की ओर देखा और पूछा, क्या आप सुरक्षा गार्ड के पद के लिए आवेदन करने आए हैं? ओह, सामने हमारा कैप्टन है। बोलते हुए उन्होंने पार्किंग स्थल के पास स्थित एक सुरक्षा कक्ष की ओर इशारा किया। विवान ने सुरक्षा गार्ड को धन्यवाद दिया और फिर तेजी से पार्किंग स्थल की ओर भाग गया। सुरक्षा कक्ष के दरवाजे पर पहुंचने के बाद विवान ने हाथ बढ़ाया और धीरे से बंद दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई, अंदर आएं। विवान ने दरवाजा खोला और देखा कि एक अधेड़ उम्र का 40 वर्षीय व्यक्ति आसमानी नीले रंग के कपड़े पहने हुए एक छोटे से स्टूल पर बैठा धूम्रपान कर रहा था और अखबार पढ़ रहा था। आप? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विवान को देखा और पूछा। विवान, मैं यहाँ सुरक्षा गार्ड के पद के लिए आवेदन करने आया हूँ। ओह, ये तो आप ही हैं। 40 साल के उस आदमी को अचानक समझ आ गया। विवान ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे खेद है, अभी सड़क पर ट्रैफिक जाम था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई है। बूढ़े सुरक्षा गार्ड ने कुछ नहीं कहा। क्या आप अपना आईडी कार्ड लेकर आए हैं? हाँ, विवान ने अपना आईडी कार्ड सौंप दिया। बूढ़े सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा और विवान को लौटा दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम पहले कभी सुरक्षा गार्ड रहे हो? विवान अजीब तरह से मुस्कुराया। ईमानदारी से कहूं तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। बूढ़े सुरक्षा गार्ड ने भी कुछ नहीं कहा। आप अभी मुंबई पहुंचे हैं? हाँ, विवान ने सिर हिलाया। बूढ़े सुरक्षा गार्ड ने कहा, वास्तव में सुरक्षा गार्ड का काम काफी आसान है। बस खड़े रहकर पहरा देना है। यहाँ मासिक वेतन 18,000 है और ओवरटाइम का वेतन अतिरिक्त है। भोजन और आवास की व्यवस्था है। अगर आपको ठीक लगे तो कल काम पर आ जाए। विवान को उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा सुरक्षा गार्ड उसे इतनी आसानी से काम पर जाने देगा। वो तुरंत बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा सुरक्षा गार्ड मुस्कुराया और बोला, मैंने यहाँ 5-6 साल काम किया है। अब मैं सुरक्षा कप्तान हूँ। अगर तुम कल काम पर जाओगे तो पार्किंग की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। काम क्या है? ये बहुत आसान है। पार्किंग में आने वाले कार मालिकों को गाड़ी पार्क करने का निर्देश देना है। कुछ कार मालिकों ने अभी अभी गाड़ी चलाना शुरू किया है और हो सकता है कि वे पीछे मुड़ते समय ध्यान न दें, इसलिए तुम्हें पीछे की तरफ देखना होगा और उन ऊबे हुए लोगों द्वारा कारों को खरोंचते हुए देखना होगा। बूढ़े सुरक्षा गार्ड ने विवान को सारी जानकारी समझाई और विवान ने सिर हिलाकर ध्यान दिया। मेरा नाम अंकित है। आपका क्या नाम है? बूढ़ा सुरक्षा गार्ड जिसने खुद को अंकित बताया, उसने विवान की ओर देखा और पूछा। मेरा नाम विवान है। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए अब से मैं तुम्हें छोटे विवान कहूंगा। अंकित ने अत्यधिक धूम्रपान के कारण पीले हो चुके अपने दांतों को दिखाते हुए कहा। विवान भी मुस्कुराया और अंकित को भाई अंकित कहा। इसलिए विवान ने गुप्ता एंटरप्राइज में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया। यहाँ सुरक्षा गार्ड भोजन और आवास प्रदान करते हैं और विवान ने खुद बाहर एक घर किराए पर लिया है। ये सोचने के बाद कि यह लागत प्रभावी नहीं था, विवान मकान मालिक के साथ चर्चा करने के लिए अपने निवास पर लौट आया। 2 घंटे की बातचीत के बाद मकान मालिक ने आखिरकार विवान को 500 रुपये वापस करने और अन्य 500 रुपये काटने का फैसला किया, जिससे विवान को पछतावा हुआ। मैंने सिर्फ 2 दिनों के लिए 500 रुपये खर्च कर दिए। ये बहुत ज्यादा है। ये सब उस लड़की की गलती है। अगर उसे उस लड़की पर तरस ना आता तो वह ये घर किराए पर लेने की जहमत नहीं उठाता। अब जब विवान इस बारे में सोचता है तो उसे अभी भी आयुषी से दिल से नफरत है। घर छोड़ने के बाद विवान कंपनी के छात्रावास में चले गए। तथाकथित छात्रावास एक तहखाना था जहां 4 लोग एक साथ रहते थे। तहखाना गुप्ता के व्यवसाय के ठीक नीचे है। बेसमेंट में जगह काफी बड़ी है, जिसमें 2 चारपाइयां हैं और कुल 4 लोग इसमें रह सकते हैं। लेकिन एक बेड खाली है। बताया जाता है कि सुरक्षा गार्ड अभी अभी गया है और अब यहाँ सिर्फ 3 लोग बचे हैं। एक था विवान, एक था उनका सुरक्षा कप्तान अंकित और दूसरा एक बातूनी युवक था। वह भी 20 के दशक में, चेहरे पर खूबसूरत मुहासे थे। विवान उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन अंकित उसे अमित कहता था। इस तरह विवान ने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपना जीवन शुरू किया। काम पर अपने पहले दिन विवान कुछ नर्वस महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया।
वह वहीं खड़ा रहा, और जब दूसरे लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते तो वह उन्हें निर्देश देने के लिए दौड़कर उनके पास जाता। जब कुछ लोग अच्छे मूड में होते तो वे सुरक्षा गार्डों को धन्यवाद कहते, लेकिन जब वे बुरे मूड में होते तो वे उन पर ध्यान भी नहीं देते, और कभी कभी वे जानबूझकर अपनी कारों को टेढ़ा मेढ़ा पार्क कर देते। हालांकि 2 दिनों तक काम करने के बाद विवान को इसकी आदत हो गई और वह बहुत सहज महसूस करने लगा। आखिरकार यहाँ भोजन और आवास प्रदान किया जाता है, और मासिक वेतन 8,000 रुपये है, जो पहाड़ों से आए एक गरीब आदमी विवान के लिए पर्याप्त है। इन 2 दिनों के दौरान आयुषी खराब मूड में रही है। जब से वो पिछली बार वापस आई है तब से वो खुद को अपने कमरे में बंद कर रही है। कोई नहीं जानता कि वो क्या कर रही है। कभी कभी सोहन गुप्ता अपनी बेटी के दरवाजे पर दस्तक देने जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसे अनदेखा कर देती है। इससे सोहन गुप्ता को आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। आयुषी, क्या हुआ? तुम डैडी को अनदेखा क्यों कर रही हो? अपनी बेटी का दरवाजा खोलते हुए सोहन गुप्ता ने अपनी बेटी को बिस्तर पर लेटे हुए लैपटॉप का पे की मात्रा आधा पर अंकित से खेलते हुए पाया और चिंता से पूछा। आयुषी, जो सफ़ेद फीता वाला पायजामा पहने हुए थी, ने झटके से अपनी नोटबुक बंद कर दी। फिर उसने गुस्से से अपना सिर घुमा लिया। सोहन गुप्ता मुस्कुराया और अपनी बेटी की ओर देखा। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी पिताजी से नाराज हो? आयुषी गुप्ता ने पलटकर कहा, पिताजी, अगर आप अनिकेत के हाथ काट देंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। आयुषी गुप्ता के गुस्से भरे शब्दों को सुनकर सोहन गुप्ता हंस पड़ा। मूर्ख बेटी, अनिकेत ने तुम्हें फिर से क्यों उकसाया? उसने किसी को चोट पहुंचाई है? आयुषी गुप्ता ने गुस्से से कहा। सोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख लड़की, मैंने पहले ही अनिकेत को उस युवक के बारे में बता दिया है। मैंने उससे कहा कि वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाए और उससे माफ़ी मांगे। अनिकेत ने मुझे उस समय की स्थिति के बारे में भी बताया था। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो उस युवक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए आयुषी, इसे भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनने के बाद आयुषी गुप्ता आखिरकार थोड़ा शांत हो गई। सच कहूं तो वो अभी अभी गुस्से में थी। अनिकेत कई सालों से गुप्ता परिवार में है और हमेशा वफादार रहा है। अनिकेत के शरीर पर अभी भी 2 गोली के घाव हैं, जो तब बने थे जब वह अपने पिता की रक्षा कर रहा था। जब आयुषी ने अपने पिता की बात सुनी तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। ठीक है, मैं अभी अनिकेत के साथ हिसाब बराबर नहीं करूंगा, लेकिन पिताजी, मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी वम परिवार के किसी भी व्यक्ति से सगाई नहीं करूंगी और मैं अपने जीवन के बाकी समय उस प्लेबॉय के साथ नहीं रहूंगी, आयुषी गुप्ता ने आत्मविश्वास से कहा। सोहन गुप्ता का चेहरा अचानक दुखी हो गया। आयुषी, तुम इतनी अवज्ञाकारी क्यों हो? वर्मा परिवार में क्या गड़बड़ है? वम परिवार ने पहले भी हमारे गुप्ता परिवार की मदद की थी। इसके अलावा मैंने 20 साल पहले वम परिवार के साथ इस शादी की व्यवस्था की थी। अगर आप अब सहमत नहीं हैं तो मैं, सोहन गुप्ता, अपना चेहरा कहाँ रखूंगा? सिर्फ प्रतिष्ठा की खातिर तुमने अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद कर दी। आयुषी गुप्ता ने अपने सुंदर चेहरे पर क्रोध के भाव के साथ अपने पिता को घूरा। सोहन गुप्ता बहुत दुखी दिखे। बेवकूफ! दहाड़ पूरे छोटे से कमरे में गूंज उठी। ये पहली बार था जब आयुषी गुप्ता ने अपने पिता को उसके सामने अपना आपा खोते हुए देखा। अचानक उसके गुलाबी गालों पर आंसू गिरने लगे। आयुषी, इस मामले में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। वम परिवार के साथ हमारी शादी 20 साल पहले तय हुई थी और अब भी वैसी ही है। ये कहने के बाद सोहन गुप्ता अपनी बेटी के कमरे से बाहर चला गया। आयुषी गुप्ता के बारे में क्या? क्रोध के आंसू उसकी आंखों से मोतियों की तरह बह रहे थे। उसने हठपूर्वक अपनी पतली बांह से अपना चेहरा पोंछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं सहमत हूं या नहीं। भले ही मैं मर जाऊं, मैं वर्मा परिवार से कभी सहमत नहीं होऊंगा। उसके मुंह से कठोर शब्द निकले। पिछले 2 दिनों से विवान काम कर रहा है और तहखाने में रहकर उस पुरानी किताब को पढ़ रहा है। वो दिन में 12 घंटे काम करता है, लेकिन वह थका हुआ नहीं दिखता है और उसे बहुत सहज कहा जा सकता है। विवान, क्या आप अभी भी अपनी किताब पढ़ रहे हैं? अमित, नग्न सुरक्षा गार्ड जो विवान की ऊपरी चारपाई पर सो रहा था, ने धूम्रपान करते हुए विवान से कहा। विवान मुस्कुराया और सिर हिलाया। मुझे देखने दो कि यह किस तरह की कीमती किताब है, अमित ने कहा और उसने विवान के हाथ से किताब छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। विवान ने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया और अमित की बांह पकड़ ली। एक जोरदार चीख के साथ अमित दर्द से ऊपरी चारपाई से लगभग गिर गया। विवान ने जल्दी से अमित की मोटी बांह छोड़ दी और पूछा, क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? तुम्हारी माँ, तुम इतनी मजबूत क्यों हो? अमित ने अपने दूसरे हाथ से उसकी बांह को कसकर पकड़ लिया, जिसे विवान ने अभी अभी पकड़ रखा था, और चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ कहा। विवान कहाँ है? मैं एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? विवान ने हैरानी से पूछा। अमित ने धीरे से अपनी बांह ढीली की और ध्यान से उस कलाई को देखा जिसे विवान ने अभी अभी पकड़ा था।
उसने कलाई पर 5 लाल निशान साफ साफ चमकते देखे। विवान दंग रह गया। ये कैसे संभव है? मैंने तो बस उसे हल्के से पकड़ लिया था, विवान ने कहा। पिछले 2 दिनों से अमित विवान के साथ था। वे दोनों काफी युवा थे और एक जैसी बातचीत करते थे, इसलिए उनके बीच काफी अच्छा रिश्ता था। दुर्भाग्य से विवान ने अचानक अमित के हाथ पर कुछ ऐसा किया और अमित ने विवान की तरफ देखा तक नहीं। भाड़ में जाओ, अपनी किताब तो देखो, क्या ऐसे कठोर तरीकों का इस्तेमाल करना जरूरी है? अमित ने गुस्से में ये कहा। जैसे ही वो ऊपरी चारपाई से नीचे कूदा, बिस्तर पर पड़ी नीली सुरक्षा वर्दी पकड़ी और बाहर की ओर चला गया। अमित, मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं था। विवान के शब्द कमरे में गूंज उठे। वो अमित को बताना चाहता था कि वास्तव में उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अमित ने उसकी बात नहीं सुनी। विवान को बहुत पछतावा हुआ। वो ऐसा क्यों हो गया? अचानक मेरे कारण अमित की कलाई इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गई? मेरे हाथों में इतनी ताकत कब से आ गई? हे भगवान, विवान को तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह कैसे जान सकता था कि वह लगातार कई दिनों से हर दिन और रात स्वर्गीय कीमिया पुस्तक पढ़ रहा था। वह इसे तब पढ़ता था जब वह काम से मुक्त होता था, और वह इसे तब भी पढ़ता था जब काम से छुट्टी मिलने के बाद उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। इन कुछ दिनों तक स्वर्गीय कीमिया पुस्तक पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि उसके शरीर की सभी मेरिडियन अनब्लॉक हो गई हैं। वह पिछले 2 दिनों में अपने पेट में केवल थोड़ी ऊर्जा एकत्र कर पाया था, लेकिन अब वह अपने पूरे शरीर में एक ऊर्जा महसूस कर सकता है, लेकिन ऊर्जा रुक रुक कर आ रही है, जिससे विवान बहुत उदास हो जाता है। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसने अवचेतन रूप से अमित की बाह पकड़ने की कोशिश की, जो उसकी किताब छीनने की कोशिश कर रहा था, तो उसने वास्तव में अपने शरीर में ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई। विवान चुपचाप वहां सोच रहा था जब अचानक अंकित बाहर से अंदर आया। विवान, तुम क्या कर रहे हो? अंकित ने विवान को देखा और पूछा। विवान ने अंकित को देखा और मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ। ये कुछ खास चीजें जो मेरी पत्नी ने अपने गृहनगर से भेजी हैं, बड़े लाल खजूर। कुछ ले लो। ये कहते हुए उसने विवान को एक प्लास्टिक बैग में बड़े लाल खजूर का एक बैग थमा दिया। विवान ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, भाई अंकित, यह वही है जो आपकी भाभी ने आपको भेजा है। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। अंकित ने उसे विवान के हाथ में थमा दिया और कहा, तुम औरत की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? मेरी पत्नी ने मुझे बहुत सारा पैसा भेजा है, चिंता मत करो। जैसा कि ओल्ड अंकित ने कहा, उसने विवान को बड़ी लाल खजूर का बैग सौंप दिया और विवान के पास इसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धन्यवाद भाई अंकित। अमित, मुझे माफ करें, मेरा यह मतलब नहीं था। काम के बाद विवान, जो नीली सुरक्षा वर्दी पहने हुए थे, ने दूसरे अमित से कहा। अमित भी उसी क्लास में था और वे दोनों पार्किंग की रखवाली कर रहे थे। जब उसने विवान की बात सुनी तो अमित ने अपना सिर घुमाया और विवान को घूर कर देखा। अरे, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? मेरी कलाई देखो, यह अभी भी लाल है। जैसे ही अमित ने बात की, उसने विवान को दिखाने के लिए अपनी दाहिनी कलाई उठाई। विवान ने जब इसे देखा तो पाया कि अमित के दाहिने हाथ पर वास्तव में कुछ लालिमा थी। विवान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वास्तव में मेरा यह आशय नहीं था। भूल जाओ, मैं अब तुमसे परेशान नहीं होऊंगा, अमित ने कहा। विवान ये सुनकर निश्चित रूप से खुश था कि अमित को उसकी परवाह नहीं थी। यहाँ एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अंकित के अलावा वह केवल अमित से ही बात कर सकता था। बेशक वो अमित के साथ कोई विवाद नहीं करना चाहता था। लेकिन मुझे सच बताओ, क्या तुमने कभी इसका अभ्यास किया है? अमित ने अपनी बाहों से 5 रुपये का एक पैकेट निकाला, उसमें से एक सिगरेट निकाली और विवान को सौंप दी, फिर एक उसके मुंह में डालकर कहा। विवान ने हाथ बढ़ाकर सिगरेट को उठाया, उसे अपने मुंह में डाला, जलाया और गहरी सांस ली। मेरे पास कोई नहीं है माओ, मुझे विश्वास नहीं होता, अमित ने कहा। मैंने वास्तव में इसका अभ्यास नहीं किया है। जो कोई भी आपसे झूठ बोलता है वो कोई नहीं है, विवान ने सिगरेट पीते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अमित हैरान था। यह असंभव है। आपने पहले कभी अभ्यास नहीं किया है, आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? विवान वास्तव में हैरान था, लेकिन उसे लगभग पता था कि यह उसकी पुरानी किताब की वजह से हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ। अमित को संदेह हुआ और उसने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। पार्किंग स्थल के सुरक्षा कक्ष में बैठे दोनों व्यक्ति धूम्रपान और चाय पीते थे। जब कोई वाहन आता था तो वे जल्दी से अपने हाथों में सिगरेट के बट निकाल लेते थे और गुजरने वाले वाहनों को निर्देश देने के लिए बाहर भागते थे। कुछ वाहन गुप्ता ग्रुप के स्वामित्व में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें पार्किंग शुल्क जमा करना पड़ता था। वैसे आमतौर पर कहा जाए तो यह अभी भी बहुत इत्मीनान से किया जाने वाला काम था। जब वे दोनों बैठे बातें कर रहे थे तो अचानक बाहर से 2 शानदार गाड़ियां आकर रुकीं।
कारों में से एक गहरे नीले रंग की बेंटले मोटर्स लिमिटेड जीटीसी थी और उसके पीछे एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज कार पार्किंग स्थल की ओर जा रही थी। अमित, जो धूम्रपान कर रहा था, ने जल्दी से सिगरेट का बट जमीन पर फेंक दिया और अपने पैर से उसे बाहर निकाल दिया। विवान, जल्दी से उठो। विवान, जो स्टूल पर बैठा था, अभी भी धूम्रपान कर रहा था। जब उसने सुना कि अमित ने क्या कहा तो उसने जल्दी से अपनी सिगरेट की बट जमीन पर फेंक दी और जल्दी से खड़ा हो गया। अमित पहले ही बाहर आ चुका था। उसके चेहरे पर एक सम्मानजनक मुस्कान थी और वह उन दो कारों की ओर चल रहा था जो धीरे धीरे सामने आ रही थीं। विवान असमंजस में पीछे पीछे चला गया। कार फुफकार कर रुकी और 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा चौकोर था, भौहें मोटी थीं और उसने ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था। उसके पीछे एक महिला चल रही थी जो काले रंग की प्रोफेशनल स्कर्ट पहने हुए थी। उसने हाथ में एक फाइल बैग पकड़ा हुआ था और वह आदमी के पीछे चल रही थी। वो एक सेक्रेटरी जैसी दिख रही थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता, अमित ने सम्मानपूर्वक झुककर ऐसा कहा और विवान भी अमित की तरह झुक गया। क्या उस आदमी का नाम मिस्टर गुप्ता सोहन गुप्ता नहीं है? उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और सीधे गुप्ता कॉर्पोरेशन की इमारत की ओर चल दिए। 170 सेमी लंबी सुंदर महिला सचिव उनके पीछे पीछे चल रही थी। सोहन गुप्ता को दूर जाते हुए देखकर अमित ने ईर्ष्या भरी आंखों से अपना सिर उठाया। वह कौन है? विवान ने अपनी आंखें झपकाते हुए और सोहन गुप्ता की ओर देखते हुए पूछा, जो दूर जा रहा था। अमित ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, गुप्ता एंटरप्राइजेस का सीईओ अभी अभी आया है। अमित के ये कहने के बाद विवान की आंखें चौड़ी हो गईं। कोई रास्ता नहीं? तुम क्या सोचते हो? देखा, हमारे सामने वाली इमारत उस व्यक्ति की है और मुंबई शहर में ऐसी एक से अधिक इमारतें हैं। अमित ने अपनी आवाज में आश्चर्य के भाव के साथ कहा। यह सुनकर विवान की आंखों में भी ईर्ष्या झलकने लगी। उस आदमी की मर्दाना पीठ को देखते हुए वह अपने दिल में चुपके से सोचने से खुद को नहीं रोक सका, मैं ये क्षमता कब हासिल कर पाऊंगा? हमारा बॉस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अमित सुरक्षा कक्ष में चला गया और कहा। विवान भी उसके बगल में बैठ गया और पूछा, मुझे इसके बारे में बताओ। हमारे बॉस का नाम सोहन गुप्ता है। मैंने सुना है कि वह एक मजबूत आदमी है जिसने शुरुआत से ही सब कुछ ठीक से शुरू किया। आप और मेरी तरह ही उसने भी नीचे से शुरुआत की और ऊपर की ओर काम किया। खैर, लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, अमित ने प्रशंसा की सांस लेते हुए कहा। सोहन गुप्ता पहले एक अनजान व्यक्ति था, लेकिन अब क्या है? उसका नाम मुंबई शहर में प्रसिद्ध है। उसे कौन नहीं जानता? गुप्ता का उद्यम और भी अधिक शक्तिशाली है। ये पहले ही सार्वजनिक हो चुका है। ये वास्तव में अद्भुत है। अमित की बात सुनकर विवान अपने दिल में उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि सोहन गुप्ता नाम का व्यक्ति वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हम कब ऐसे बन सकेंगे? उन दोनों ने इच्छापूर्ण सोच में कहा। सुबह जल्दी बीत गई। दोपहर के भोजन के बाद 1 घंटे का लंच ब्रेक था। चूंकि विवान और उनके सहकर्मियों का छात्रावास कंपनी के तहखाने में था, इसलिए ये कार्यस्थल से बहुत दूर नहीं था जहां वे रहते थे। दोपहर के भोजन के बाद विवान छात्रावास में वापस आ गया, कठोर छोटे बिस्तर पर लेट गया और अपनी फटी हुई किताब पढ़ना जारी रखा। और अमित के बारे में क्या? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया, और अंकित भी छात्रावास में नहीं था। विवान, जो बिस्तर पर ध्यानपूर्वक स्वर्गीय कीमिया पुस्तक पढ़ रहा था, ने अचानक गलियारे से चिल्लाने की आवाज सुनी। विवान, कुछ बुरा हुआ है। आवाज में घबराहट थी, मानो कोई बहुत बड़ी घटना घट गई हो। अल्पविराम। चिल्लाने की आवाज सुनकर विवान छोटे लोहे के बिस्तर से लुढ़क गया। जो व्यक्ति तुरंत भागकर अंदर आया उसका नाम अमित था, जिसकी सांस फूल रही थी और चेहरा लाल हो गया था। क्या हुआ? विवान ने जल्दी से पूछा। अमित भारी सांस ले रहा था, झुका हुआ था, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने कहा, भाई अंकित को पीटा गया। अंकित को पीटा गया? विवान दंग रह गया जब उसने अचानक सुना कि अंकित को पीटा गया है। कहाँ? विवान ने सख्ती से पूछा। उस समय जब अंकित विवान का सुरक्षा गार्ड था, वह वास्तव में विवान के साथ अच्छा व्यवहार करता था, और यद्यपि बूढ़ा अंकित, जो अपने 40 के दशक में था और सुरक्षा दल का नेता था, उसने हमेशा विवान और अमित को एक भाई की तरह माना था, और समय समय पर वह दोनों युवकों को अपने गृहनगर से कुछ खास चीजें देता था। सच कहूं तो, हालांकि विवान ने अंकित और अमित के साथ बहुत कम समय बिताया था, बस कुछ ही दिन, एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं पहले से ही बहुत गहरी थीं। आखिरकार, इच्छाओं और अजनबियों से भरे इस शहर में यह एक आशीर्वाद है कि वे एक साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और गपशप कर सकते हैं। अब, जब विवान ने अचानक ये खबर सुनी कि अंकित को पीटा गया है, तो उसके दिल की गहराइयों से एक अदृश्य गुस्सा उभर आया। वो कहाँ है? विवान ने सख्ती से पूछा। अमित चौंका और जल्दी से बोला, पार्किंग में। जब विवान ने ये सुना तो उसने अपने जूते भी नहीं पहने और नंगे पैर ठंडे कंक्रीट के फर्श पर बाहर भाग गया। अमित ने उसका पीछा किया। भागते समय विवान अभी भी सोच रहा था कि क्या हो रहा है।
अंकित एक अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति है। पिछले कुछ दिनों में जब वो विवान के साथ रहा है, विवान ईमानदारी से कह सकता है कि उसने कभी भी अंकित को अपना आपा खोते नहीं देखा। गुप्ता के कॉर्पोरेट सुरक्षा गार्डों की नज़र में अंकित हमेशा एक ईमानदार, स्थिर और अच्छा इंसान रहा है। पर अब इस ईमानदार आदमी को मारने की हिम्मत कौन करेगा? ये सोचकर विवान क्रोधित हो गया। विवान जल्दी से बाहर भागा और उसने देखा कि गुप्ता एंटरप्राइज प्लाजा के बाहर पार्किंग में लोगों का एक समूह इकट्ठा है जो उत्साह देख रहा है। और आप कठोर चिल्लाहट और गाली गलौज भी सुन सकते हैं। भाड़ में जाओ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? एक छोटे से सुरक्षा गार्ड की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी पार्किंग को नियंत्रित कर सके? मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरी कार जहां चाहे रुक सकती है, इससे तुम्हें क्या मतलब? निगरानी रखो। विवान के कानों में तीखी गालियां पड़ीं। जब विवान दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि 4-5 फैशनेबल युवा लोग अंकित को घेरे हुए हैं। उन 4-5 फैशनेबल युवाओं के बगल में एक मॉडिफाइड फोर्ड S10 कार खड़ी थी। कार बहुत ही आकर्षक लग रही थी और उस पर कई स्टिकर लगे हुए थे। पीछे की तरफ खास तौर पर एक भारी सबवूफर लगाया गया है। एक नज़र में ही आप बता सकते हैं कि यह कार ऐसी गाड़ी है जिसे अंडरग्राउंड रेसर खेलना पसंद करते हैं। मेरे सामने खड़े 4-5 युवा लोग बहुत ही अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक बहुत ही घमंडी आदमी था जिसके अजीब से घुंघराले गहरे नीले बाल थे, बाएं कान में एक बाली थी और चेहरा इतना पीला था मानो उस पर सफ़ेद चूना पोत दिया गया हो, और वह चिल्ला रहा था। एक और युवक जो भूत की तरह पतला था, नीले बालों वाले आदमी के बगल में खड़ा था। वो एक महिला की तरह पतला था और अंकित की ओर इशारा करते हुए उसे गालियां दे रहा था। उनके बगल में बैठे अन्य 2 युवकों का क्या हुआ? वे मूलतः एक ही प्रकार के थे, काफी अपरंपरागत कपड़े पहने हुए थे और ईमानदार आदमी अंकित को डांट रहे थे। अंकित को घेर लिया गया था, वह एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। उसकी हल्के नीले रंग की सुरक्षा वर्दी पर कई पैरों के निशान थे और यह स्पष्ट था कि उसे इन फैशनेबल युवाओं ने लात मारी थी। पता चला कि युवाओं के इस समूह ने अपनी कारों को पार्किंग में बेतरतीब ढंग से पार्क किया था। उस समय अंकित ड्यूटी पर थे, इसलिए उन्होंने कहा, यहाँ बेतरतीब ढंग से पार्किंग की अनुमति नहीं है। तो ये घटना घटी। वे लोग दूसरे दर्जे के लोग लग रहे थे। जब उन्होंने अंकित को उन्हें पार्किंग से रोकने के लिए बाहर आते देखा तो वे उसे गालियां देने लगे। इन लोगों की नज़र में वे एक छोटे से सुरक्षा गार्ड को कैसे नीची नज़र से देख सकते थे? तुम बदबूदार सुरक्षा गार्ड हो, तुम कौन हो? तुमने मेरी कार रोकने की हिम्मत कैसे की? नीले बालों वाला युवक अंकित से बात करता रहा। अंकित एक ईमानदार व्यक्ति है और बचपन से ही ग्रामीण इलाकों में रहने के कारण उसमें जो हीन भावना विकसित हो गई है, उसके कारण वो बोलते समय खुद को असुरक्षित महसूस करता है। कंपनी के नियमों के अनुसार यहाँ पार्किंग की अनुमति नहीं है, यहाँ, अंकित ने धीमी आवाज में कहा। अरे, तुम किस कंपनी के नियमों की बात कर रहे हो? नीले बालों वाले आदमी के बगल में खड़ा दुबला पतला युवक आया और उसने अंकित को लात मारी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी लात में ज्यादा ताकत नहीं थी। लात अंकित को लगी, जो 40 साल का था, और अंकित बस थोड़ा पीछे हट गया। रुकना। जब ये फैशनेबल युवा लोग ईमानदार अंकित को धमका रहे थे, तभी अचानक एक आवाज आई। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि विवान, जो सुरक्षा वर्दी पहने हुए और नंगे पैर था, मेरी ओर दौड़ रहा था। भाई अंकित, क्या आप ठीक हैं? विवान जल्दी से अंकित के पास गया और चिंता से पूछा। अंकित ने देखा कि यह विवान था और उसे धीरे से अपने हाथ से धक्का दिया। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम छात्रावास में वापस जाओ और मेरा इंतजार करो। अंकित नहीं चाहता था कि विवान ऐसी चीजों में शामिल हो, लेकिन विवान कैसे जा सकता था? जब लाश जैसे कपड़े पहने युवकों ने एक अन्य वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड को दौड़ते हुए देखा तो उनके चेहरों पर अचानक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। एक और रक्षक कुत्ता? अरे, क्या वो लड़ाई की तलाश में है? नीले बाल वाला एक युवक चिल्लाया। लानत है, मुझे ऐसे गरीब लोगों को देखना पसंद नहीं है। इन लोगों की बेइज्जती सुनकर विवान का गुस्सा तेजी से बढ़ गया। वो बिना कुछ कहे अचानक पलटा और सीधे उन लोगों पर मुक्का मारा, अंकित के उसे रोकने के प्रयास को अनदेखा करते हुए। वो परिणामों की परवाह किए बिना ऐसा करता है। वो आगे बढ़ा और नीले बालों वाले उस युवक के चेहरे पर मुक्का मारा, जो सबसे ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था। विस्फोटक मुट्ठी ने नीले बालों वाले लड़के के पीले चेहरे पर प्रहार किया, जिससे उसका चेहरा लगभग विकृत हो गया। वो दर्द से चीखता हुआ जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जब तीनों युवकों ने देखा कि उनके साथी को एक सुरक्षा गार्ड ने पीटा है, तो वे तुरंत क्रोधित हो गए। भाड़ में जाओ, तुमने ऐसा करने की हिम्मत की? अगर हम आज इस कमीने को नहीं मारेंगे तो हम काम छोड़ देंगे। दहाड़ते हुए तीनों आदमी विवान की ओर दौड़े। उनमें से एक 4 आदमियों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसने विवान को पीठ पर लात मारी। आखिरकार, विवान ने पहले कभी ऐसा अभ्यास नहीं किया था, इसलिए लात लगने के बाद वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। दूसरे आदमी ने अपनी मुट्ठी उठाई और विवान पर मारा,
लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि विवान अचानक पलटेगा, जैसे कि अपनी जान जोखिम में डालकर, और लड़के की कमर को पकड़कर जोर से धक्का देगा। एक धमाके के साथ लड़का सीधे जमीन पर गिर गया। जमीन पर दबा हुआ लड़का विवान की घातक मुट्ठी से सिर पर जोरदार वार कर रहा था। अन्य 2 लोग मदद के लिए आगे आना चाहते थे, लेकिन वे नहीं आ सके। विवान बचपन से ही लड़ाई से एक बात समझ गया था, यदि एक व्यक्ति कई लोगों के खिलाफ है तो उसे एक को पकड़ना होगा और उसे पीट पीट कर मार डालना होगा। यही है ना? विवान ने उन 2 लोगों की अनदेखी की जो उसकी पीठ और शरीर पर बुरी तरह से वार कर रहे थे। वो बस उस आदमी पर सवार हो गया जिसे उसने अपनी जांघों के नीचे दबा रखा था और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। विवान की पिटाई से लड़के का चेहरा विकृत हो गया था और वह दर्द से चिल्ला रहा था। विवान खून से लथपथ अपनी मुट्ठियों के साथ खड़ा हो गया। इस पागल आदमी को देखकर अन्य 2 लोग अपने दिलों में अचानक भय की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। कोई रास्ता नहीं था। दोनों साथी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े, खड़े होने में असमर्थ। हालांकि वे दोनों ठीक थे, लेकिन सुरक्षा गार्ड जो जानवर की तरह था, फिर से खड़ा हो गया। वह हौंफ रहा था, उसकी मुट्ठियां खून से सनी हुई थीं और वह अपने सामने खड़े 2 बदमाशों को घूर रहा था। अंकित और अमित जो दौड़कर वहां पहुंचे थे, वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। गुप्ता कॉर्पोरेशन के कर्मचारी जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने लड़ाई देखी और खुद को रोक नहीं पाए और देखने के लिए वहां आ गए कि क्या हो रहा है। सूखा, वह युवक जो भूत की तरह पतला था, विवान को द्वंद्वयुद्ध में चुनौती देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी भुजाएं उठाईं, जो बांस के डंडे की तरह पतली थीं, और विवान पर प्रहार किया। विवान ने दुबले पतले आदमी के चेहरे पर जोरदार हुक पंच मारा। दुबला पतला आदमी इस पंच को कैसे झेल सकता था? वह जमीन पर गिर गया, उसका मुंह एक टूटे हुए दांत से ढक गया और वह चिल्लाने लगा। इस समय केवल सबसे मजबूत आदमी ही विवान का सामना कर रहा था। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरा उपनाम वम नहीं रहेगा। वह मजबूत आदमी जिसने दावा किया था कि उसका उपनाम वम है, ने अचानक विवान को पकड़ लिया। उसकी हरकतों से लगता था कि वह एक प्रशिक्षित व्यक्ति है। उसने बहुत तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और विवान की बाह पकड़ ली। विवान को तुरंत अपनी बाह में जलन महसूस हुई। उसने अपनी बाहें हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मजबूत आदमी ने अपना घुटना उठाया और विवान की छाती पर मारा। फिर उसने दोनों हाथों से विवान को पकड़ लिया, अपने सामने के पैर को थोड़ा फैलाया, विवान के टखनों को पकड़ा और दोनों हाथों से जोर लगाया। एक धमाके के साथ विवान को एक खूबसूरत काउंटर थ्रो द्वारा जमीन पर जोर से फेंक दिया गया। विवान, अंकित, जो उसके बगल में खड़ा था, दया से देख रहा था। अमित भी दंग रह गया। उस मजबूत आदमी ने विवान को एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था और उसने विवान के सिर पर अपने पैर से जोरदार वार किया। लेकिन इस बार उसने उम्मीद नहीं की थी कि विवान अचानक उसका लात मारने वाला पैर पकड़ लेगा। मजबूत आदमी को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अचानक उसके पैरों को जकड़ लेगा। वो स्तब्ध था और अपने पैरों को वापस खींचना चाहता था, लेकिन विवान ने उसे मौका नहीं दिया। वो अचानक जमीन से उछल पड़ा, अपने पैरों को कसकर पकड़ लिया और उन्हें आगे की ओर खींच लिया। मजबूत आदमी का दूसरा पैर अस्थिर था और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। विवान ऊपर चढ़ा और अपनी मुट्ठियां कस लीं। अचानक उसके शरीर में दबी हुई ऊर्जा बाहर आ गई और उसने उस मजबूत आदमी की छाती पर मुक्का मारा। एक क्लिक के साथ उस मजबूत आदमी का पूरा चेहरा विकृत हो गया, उसकी छाती धंसी हुई लग रही थी और उसका विशाल शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। वो जोर से जमीन पर गिरा और बिना किसी चेतावनी के बेहोश हो गया। और अंकित और अमित के बारे में क्या? पूरी तरह से स्तब्ध। विवान कहाँ है? वो अचंभित होकर अपनी मुट्ठी को देखता रहा और मन ही मन बुदबुदाया, पता चला कि ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, पता चला कि मेरे शरीर में जो अकथनीय शक्ति है वह वास्तविक है। ये पता चला कि जब विवान ने पहले 3 लोगों से लड़ना शुरू किया तो वह अपने शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को दबा रहा था। सच कहूं तो वह अपने शरीर में ऊर्जा को लेकर थोड़ा संदिग्ध और भयभीत था। वह संदिग्ध था क्योंकि वह नहीं जानता था कि ऊर्जा वास्तव में मौजूद है या नहीं, और वह डरता था क्योंकि अगर ऊर्जा वास्तविक थी तो वह लोगों को चोट पहुंचाने से डरता था। इसलिए जब अंततः उसका सामना इस शक्तिशाली व्यक्ति से हुआ तो विवान ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा छोड़ दी। हालांकि जमीन पर पड़ा मजबूत आदमी उसके मुक्का से आधा मर गया। विवान द्वारा पीटे गए अन्य 3 लोगों ने सबसे मजबूत आदमी की मदद करने के लिए जल्दी की और फिर पूरे रास्ते कोसते रहे, जरा रुको, तुम चौकीदारों के झुंड, बस मेरा इंतजार करो। शाप देने के बाद 3 लोगों ने उस बलवान व्यक्ति को, जो बेहोश होकर पीटा गया था, जल्दी से कार में बिठाया और शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। गुप्ता स एंटरप्राइज के कर्मचारी जो उत्साह को देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि वहां देखने के लिए कुछ भी रोमांचक नहीं है तो वे तितर बितर हो गए। यहाँ केवल अंकित, अमित और नंगे पांव विवान ही बचे थे। विवान, दूसरी तरफ अंकित ने विवान को देखा और चिल्लाया। विवान ने धीरे से अपना सिर घुमाया। भाई अंकित, क्या आप ठीक हैं?
मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको चोट लगी है? अंकित जल्दी से दौड़कर आया और विवान को देखा और कहा। वहां पर अमित भी कूद गया। विवान, तुम बहुत बढ़िया हो। तुम अकेले ही 4 लोगों का सामना कर सकते हो। तुम एक हीरो हो। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ, उस लड़के ने कहा। वे तीनों बातें करते हुए छात्रावास में लौट आए। विवान को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। उसकी मुट्ठी पर सिर्फ खरोंच थी और कोई और गंभीर चोट नहीं थी। अंकित और अमित का क्या हुआ? इसके अलावा बिस्तर पर बैठकर धूम्रपान भी किया। विवान, धन्यवाद। अंकित ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया, सांस छोड़ी, विवान की ओर देखा और कृतज्ञता से कहा, भाई अंकित, सब ठीक है। विवान ने कहा। अंकित ने गहरी सांस ली। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे घर पर पत्नी और बच्चे हैं और मेरी एक बूढ़ी माँ भी है। कभी कभी मैं किसी विदेशी देश में होता हूँ और मैं इसे जितना हो सके उतना सहन करता हूँ। मैं इतने सालों से एक सुरक्षा गार्ड हूँ और कुछ लोगों ने मुझे डांटा है, कुछ ने मुझे पीटा है और कुछ ने मुझ पर हंसा है, लेकिन मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा। ये किस लिए है? ये घर जाने और अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार का समर्थन करने के लिए, थोड़े से पैसे कमाने के लिए है। भाई अंकित, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं आपसे अलग हूँ। मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तंग नहीं कर सकता। दूसरों का मुझे डांटना और पीटना ठीक है, लेकिन वे मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं मार सकते। इसलिए मुझे आज इन कमीनों को सबक सिखाना चाहिए, विवान ने कहा। अच्छा काम, विवान, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। जब से तुमने ये कहा है, मैं, अमित, जीवन भर तुम्हारी दोस्त रहूंगी। अमित, जिसके चेहरे पर खूबसूरत दाने थे, ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकित भी मुस्कुराया। विवान, याद रखो भाई, अंकित ने क्या कहा था, जब तुम बाहर होते हो तो कभी कभी तुम्हें इसे सहना पड़ता है। यदि तुम एक कदम पीछे हटने के बाद शांति से नहीं रह सकते तो एक और कदम पीछे हटो। मैं इतने सालों से व्यवसाय में हूँ और हालांकि मैंने एक दयनीय जीवन जिया है, कम से कम मेरे पास एक शांतिपूर्ण जीवन और एक खुशहाल परिवार है। मेरे लिए ये पर्याप्त है। विवान ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। क्या वो सचमुच अपने दिल में ऐसा सोचता था? किसी को नहीं मालूम। अब उसके दिमाग में केवल वही बेकार किताब थी। उस टूटी हुई किताब के कारण विवान को अब पता चला कि वह कितनी अविश्वसनीय थी। इससे पहले उसने कभी यह मानने की हिम्मत नहीं की थी कि उसके शरीर में सचमुच इतनी ऊर्जा है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसने इसे पूरी तरह से साबित कर दिया। क्या ये संभव है कि मैंने सचमुच कोई खजाना उठा लिया हो? इस घटना के बाद सुरक्षा दल में एक अच्छे योद्धा होने का विवान का उपनाम तेजी से फैल गया, हालांकि यहाँ तक कि उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुरक्षा दल में एक मामूली सेलिब्रिटी बन जाएगा। विवान पिछले कुछ दिनों से पागलों की तरह उस टूटी हुई किताब का अध्ययन कर रहा है। यद्यपि वो पुस्तक की विषय वस्तु को समझ नहीं पाया था, नहीं वह जानता था कि वह फटी हुई पुस्तक क्या थी जिसे उसने गलती से उठा लिया था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में ऊर्जा अधिकाधिक मात्रा में एकत्रित हो रही थी। और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह पुस्तक उनकी शारीरिक फिटनेस में सुधार कर सकती है। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसका शरीर एक विशाल वायु थैला है और वह किसी भी समय अपनी ऊर्जा बाहर निकालना चाहता था, लेकिन एकमात्र कमी यह थी कि वह अपनी इच्छानुसार उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। कभी कभी वह उस ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, लेकिन कभी कभी वह नहीं कर सकता। कभी कभी वह उस ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वह इसका उपयोग करता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो इसे कुछ शब्दों में वर्णित किया जा सकता है, वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन ये सब महत्वहीन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विवान पहले से ही खुद को ताकत हासिल करते हुए महसूस कर सकता है। पहले विवान एक बार में केवल 30-40 पुशअप ही कर पाते थे, लेकिन अब वो एक बार में 100-200 पुशअप कर सकते हैं। ऊपरी चारपाई पर सो रहे अमित के शब्दों में, विवान एक जंगली आदमी था। कई बार अमित को आश्चर्य होता था कि विवान हर दिन वह घटिया किताब क्यों पढ़ता है। क्या ये सही नहीं है? जब विवान नहाने के लिए बाहर गया तो उसने चुपके से विवान की टूटी हुई किताब निकाली और उस पर एक नज़र डाली। जब अमित ने जानवर की खाल जैसी दिखने वाली पुरानी कागज की किताब खोली तो उसे अचानक उदास महसूस हुआ। आखिर ये पात्र क्या है? ये सभी टेडपोल लिपि में क्यों हैं? कुछ पृष्ठों को पलटने के बाद अमित उदास हो गया जब उसने पाया कि वो पुस्तक में किसी भी शब्द को नहीं पहचान पाया। क्या विवान सचमुच हर दिन ऐसी किताब पढ़ता है? यह वाकई अजीब है। क्या वो इसे समझ सकता है? वैसे भी मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सकता। फटी हुई किताब को वापस उसके मूल स्थान पर रखने के बाद अमित ऊपरी चारपाई पर चढ़ गया। जब विवान वापस आया तो अमित ने उससे पूछा, विवान, क्या तुम उस पुरानी किताब पर टेडपोल की लिखावट समझ सकते हो? जब विवान ने अमित को ये पूछते हुए सुना तो वह थोड़ा हैरान रह गया और उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा लगता है कि अमित ने उसकी किताब पढ़ ली है। वो मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं कर सकता हूँ। अमित ने उदास होकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्ञानी होगे।
तुम तो टैडपोल लिपि भी समझ सकते हो। विवान बस मुस्कुराया। अमित, क्या तुमने पढ़ी है? विवान ने फटी हुई किताब की ओर इशारा करते हुए पूछा। अमित ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने इसे देखा, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे वास्तव में ऐसी चीज़ें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं स्कूल में था तो मुझे पाठ्यपुस्तकें पढ़ना भी पसंद नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि इस पुस्तक में कुछ अलग है? विवान ने संकोचपूर्वक पूछना जारी रखा। वास्तव में वह जानना चाहता था कि क्या अमित को भी इस टैडपोल पुस्तक को पढ़ते समय उसके जैसा ही अजीब एहसास होगा, या कम से कम क्या टैडपोल उसके शरीर के अंदर तैरेंगे। दुर्भाग्य से अमित ने अपना सिर हिलाया। भाई, बेहतर होगा कि मैं इसे न पढ़ूं। जब मैं इस पर लिखे शब्दों को देखता हूं तो मुझे चक्कर आने लगता है। अमित ने जो कहा उसे सुनने के बाद विवान ने बहुत अधिक नहीं पूछा, लेकिन वह अपने दिल में सोच रहा था कि जब उसने पहली बार इस घटिया किताब को देखा तो वे टैडपोल उसके शरीर में क्यों प्रवेश कर गए। उत्तर बाद में बताया जाएगा, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह हमेशा की तरह काम पर चला गया और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। सुरक्षा गार्ड बनने के बाद से विवान की दिनचर्या में खड़े होकर पहरा देना, बातचीत करना, सोना और पढ़ना शामिल है। जीवन को नीरस शब्द से वर्णित किया जा सकता है। अब विवान अभी भी पार्किंग स्थल के सुरक्षा कक्ष में बैठकर अमित के साथ बातचीत कर रहा है। एक मोटी और आड़ू जैसी सुंदर लड़की जो अभी अभी पार्किंग स्थल से गुजरी थी, दो वयस्क यौवन अवस्था वाले पुरुषों के मन में घूम रही थी। महिला ने एक लाल रंग की चुस्त पोशाक पहन रखी थी जो उसके भरे हुए शरीर को पूरी तरह से दिखा रही थी। यदि ऐसी स्त्री अपनी दो पतली टांगों से किसी पुरुष को पूरी रात अपनी बाहों में जकड़े रख सके तो क्या वो पुरुष आनंदित नहीं होगा? लानत है, जब भी मैं किसी महिला की तलाश करता हूँ मुझे ऐसी ही महिला की तलाश करनी पड़ती है। अमित ने अपने मुंह के कोने से पसीना पोंछा, उस दिशा में देखा जहां परिपक्व महिला चली गई थी और भावनाओं को दबाते हुए कहा। उसके बगल में बैठे विवान ने भी हंसते हुए कहा, यह सही है। तुम्हें पता है, गुप्ता की कंपनी में महिला कर्मचारी एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत हैं। अरे, हम ऐसी महिलाओं को कब काम पर रख सकते हैं? अमित ने कहा। विवान हल्का सा मुस्कुराया। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वे दोनों पार्किंग स्थल में सुरक्षा कक्ष की रखवाली कर रहे थे और वहीं बातें कर रहे थे। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो उन्होंने सुरक्षा दल के नेता अंकित को पागलों की तरह उनके सुरक्षा कक्ष की ओर भागते हुए नहीं देखा। विवान, भागो! अंकित हौंफते हुए दौड़ा और गंभीर चेहरे के साथ विवान से कहा। विवान और अमित अंकित का बदसूरत चेहरा देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, भाई अंकित, क्या हुआ? अब और मत पूछो विवान, बस भागो और पहले यहाँ से निकल जाओ। अंकित ने विवान को धक्का देते हुए उत्सुकता से कहा, जैसे कि अगर विवान नहीं गया तो वह मर जाएगा। लेकिन अंकित को नहीं पता था कि विवान का स्वभाव गधे जैसा है। जितना अधिक आप उसे जाने के लिए कहेंगे उतना ही वह नहीं जाएगा। विवान वहीं हठपूर्वक खड़ा रहा। भाई अंकित, मुझे बताओ क्या हुआ? उसके बगल में बैठा अमित भी घबराहट से अंकित को देख रहा था। अंकित असहाय था और केवल इतना कह सका, कुछ दिन पहले के वे युवक आपसे बदला लेने आए थे। वे हमारे सामने ही हैं। इस बार उनमें से कई हैं। विवान, भाई अंकित की बात सुनो और जल्दी से भागो। विवान दंग रह गया जब उसने अचानक अंकित को ये कहते सुना। पता चला कि ये वही युवक थे जिन्हें कुछ दिन पहले विवान ने अंकित की पिटाई में मदद की थी और वे बदला लेने के लिए वापस आए थे। उन लोगों के समूह से निपटना आसान नहीं था। पिछली बार विवान द्वारा एक एक करके पीटे जाने के बाद वे बेहद गुस्से में थे, खासकर सबसे मजबूत आदमी जिसे विवान ने मौके पर ही पीट पीट कर बेहोश कर दिया था। इस बार वे बदला लेने के लिए आए होंगे। अंकित की बात सुनने के बाद अमित भी गंभीर दिखे और विवान को सलाह दी, विवान, भाई अंकित की बात सुनो और पहले छिप जाओ। क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। कुछ समय पहले उसने सुना कि मुंबई शहर में एक अन्य स्थान पर एक प्रवासी सुरक्षा गार्ड ने एक कार मालिक की पिटाई की और उसके हाथ पैर काट दिए, जिससे वह विकलांग हो गया। मामला अभी तक सुलझा नहीं है। विवान कहाँ है? लेकिन उसने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा अत्यंत शांत था। चूंकि वे मेरे लिए आ रहे हैं तो उन्हें मेरे पास आने दो। शब्द उसके मुंह से धीरे धीरे निकले। विवान हीरो नहीं बनना चाहता था, नहीं वो ये साबित करना चाहता था कि वह कितना शानदार है। इसके बजाय वह गहराई से समझता था कि अगर वह चला गया तो अमित और अंकित को निश्चित रूप से हराया जाएगा। लोगों का वो समूह इतनी आसानी से हार नहीं मानता, इसलिए उसने जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर कि विवान नहीं जा रहा है, अंकित ने जल्दी से विवान को खींच लिया और कहा, विवान, मेरी बात सुनो, जल्दी करो और चले जाओ। अगर तुम नहीं गए तो वे लोग तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम नहीं जा पाओगे। लेकिन विवान ने हठपूर्वक अपना सिर हिलाया। भाई अंकित, अमित, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो आप क्या करोगे? अंकित और अमित दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने कहा, हम ठीक हैं, चिंता मत करो। विवान, तुम पहले जाओ, वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं, हमारे लिए नहीं। हाँ विवान, जल्दी से छिप जाओ।
विवान ने उनकी बात सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और बिना एक शब्द कहे बाहर भाग गया। विवान, विवान, तुम कहाँ जा रहे हो? विवान के पीछे दो आवाजें चिल्ला रही थीं, लेकिन विवान कहाँ था? लेकिन वो पहले ही चौक के सामने की ओर भाग चुका था। चूंकि वे कमीने मुझे ढूंढने के लिए ही यहाँ आए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं सीधे ही जाकर उन्हें ढूंढ लूं। उस समय गुप्ता सर एंटरप्राइज के गेट के सामने 5-6 कारें खड़ी थीं। ये सभी कारें रंग बिरंगी सजावट के साथ संशोधित वाहन हैं जो बेहद आकर्षक दिखते हैं। ये कारें स्पष्ट रूप से उन लोगों के समूह की गाड़ियां हैं जो रात में कार रेस करना पसंद करते हैं। पिछली बार जब विवान ने रात्रिकालीन ड्रैग रेसेस के एक समूह की पिटाई की थी, तो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बार दूसरा पक्ष बदला लेने के लिए इतने सारे लोगों को लेकर आएगा। दूर से मैंने 1 दर्जन लोगों को गुप्ता एंटरप्राइज के चौक की ओर खतरनाक तरीके से आते देखा। नेता एक विशालकाय व्यक्ति था जो 190 सेमी लंबा था, उसका सिर मुंडा हुआ था, उसकी गर्दन के चारों ओर एक छोटी उंगली जितनी मोटी सोने की माला लटक रही थी और एक काली तंग छोटी आस्तीन वाली शर्ट थी। उसकी मांसपेशियों की रेखाएं क्रूर और खुरदरी दिखती थीं और लोगों पर उसका पहला प्रभाव एक बर्बर व्यक्ति का था। एक काले रंग का आदमी गोरिल्ला की तरह इस ओर बढ़ा। भाई जारो, ये यहीं पर है। भाड़ में जाए, पिछली बार ये सुरक्षा गार्ड थे। 190 सेमी लंबे बर्बर व्यक्ति के बगल में खड़ा आदमी, क्या यह वही नीले बालों वाला आदमी नहीं है जिसके सामने के दांत 2 दिन पहले विवान ने तोड़ दिए थे? उन्होंने सामने पार्किंग स्थल में सुरक्षा कक्ष की ओर इशारा किया और अपने बगल में खड़े उस मोटे आदमी से बात की जो किसी बर्बर व्यक्ति जैसा दिख रहा था। उसके पीछे करीब 1 दर्जन लड़के थे जो बहुत ही फैशनेबल युवा थे। उनमें से कुछ ने बेसबॉल बैट अपने हाथों में थाम रखे थे और कदम दर कदम सुरक्षा कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। अरे भावेश, तुम कैसे बच गए? तुम उन गार्ड कुत्तों को भी नाराज नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इस तरह पीटा गया तो तुम कैसे बचोगे? एक छोटा लेकिन चपटे सिर वाला मजबूत आदमी यहाँ खड़ा होकर यह कह रहा था। उसकी आंखें चूहे जैसी थीं, कान में बाली थी और वह मुंह के कोने में सिगरेट रखकर बात कर रहा था। भावेश नाम का ये लड़का नीले बालों वाला एक युवा था। वो शर्मिंदा और बदसूरत लग रहा था। वो कराह उठा और कुछ नहीं बोला। वे निगरानी करने वाले कुत्ते कहाँ हैं? भावेश, चूहे जैसी आंखों वाले छोटे आदमी ने भावेश से फिर पूछा। भावेश ने सामने सुरक्षा कक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही है। ये कहते हुए वो अपने आदमियों को उस दिशा में ले गया। गुप्ता सर एंटरप्राइज प्लाजा में जो कर्मचारी आने जाने में व्यस्त थे, वे उस समय रास्ता बनाने से खुद को रोक नहीं पाए जब उन्होंने बेसबॉल बैट के साथ आते युवाओं के एक समूह को देखा। जैसे ही ये लोग आगे की ओर देख रहे थे, उन्हें अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? विवान, जो नीली वर्दी पहने हुए पीछे चौक में खड़ा था, दर्जन भर लोगों को देख रहा था और बोल रहा था। जब भावेश और उसके समूह ने अपना सिर घुमाया तो उन्होंने तुरंत विवान को देखा। लानत है, यह वही है। भावेश अचानक क्रोधित हो गया और अपने सामने विवान की ओर इशारा करते हुए कठोरता से बोला। यही वो कमीना था जिसने पिछली बार कई भाइयों को घायल कर दिया था, भावेश ने 1 दर्जन लोगों से कहा। समूह की बुरी नजरें उनके सामने खड़े विवान पर केंद्रित थीं। उसे चूहे जैसी आंखों वाले छोटे लड़के ने विवान को तिरस्कार से देखा। इसके अलावा उसके आसपास के 1 दर्जन लोग भी विवान की ओर बढ़े। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हें पता था कि हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, फिर भी तुम में अकेले यहाँ आने की हिम्मत थी। भीड़ में से एक तीखी आवाज गूंजी। विवान ने बिना कुछ कहे उनकी ओर ठंडी निगाह से देखा। अगर हम आज तुम्हें अपंग नहीं बना देते तो हमारे लिए यहाँ आना शर्म की बात होगी, वहां मौजूद युवकों ने मुस्कुराते हुए कहा। हाथों में बेसबॉल के बल्ले लिए सामने वाले लोग पहले से ही विवान की ओर बढ़ रहे थे। विवान कहाँ है? मैं सचमुच थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि दूसरी तरफ 1 दर्जन से अधिक लोग थे। वो वहां अकेला था और ज्यादातर लोगों के हाथ में हथियार थे। ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई में उसे बहुत खतरा होगा। स्थिति का आकलन करते हुए उसने मन ही मन विचार किया। भाड़ में जाए उसे। एक दहाड़ उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ना शुरू कर दिया। सामने 3 आदमी थे, उनमें से 2 बेसबॉल के बल्ले पकड़े हुए हटे कट्टे आदमी थे और एक नंगे हाथों वाला आदमी था जिसने आगे बढ़कर विवान को जोरदार मारा। बेसबॉल का बल्ला ऊपर उठाया गया और विवान को जोरदार झटका लगा। विवान बेवकूफ नहीं है, वो बस वहां खड़ा होकर पिटता नहीं रह सकता, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और दूसरे 2 लोगों की मुट्ठियों को नजरअंदाज करके सीधे बेसबॉल बैट लेकर उस आदमी की तरफ दौड़ा जिसने उस पर पहले हमला किया था। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि विवान पहले उस पर झपटेगा। वो थोड़ा चौंक गया, उसके हाथ में बेसबॉल बैट उठा हुआ था। इससे पहले कि वह किसी को मार पाता, विवान ने सीधे उसके मुंह पर मुक्का मारा। शरीर से निकली जबरदस्त ऊर्जा के साथ मुक्का लगने से बेसबॉल बैट पकड़े हुए व्यक्ति को सीधे 4 या 5 मीटर पीछे की ओर उछाल दिया गया। वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा, अपना मुंह ढंक लिया और चीखने लगा।
वो युवक, जिसके 2 आगे के दांत गिर गए थे, जमीन पर गिर गया और गाली देने लगा। मैं तुम्हें ब्ला ब्ला ब्ला। उसके पीछे खड़े 2 अन्य युवकों ने देखा कि उनके साथी को शुरू में ही इस तरह पीटा गया था और वे तुरंत गुस्से में दहाड़ने लगे। बाईं ओर का दूसरा लड़का, जो अपने हाथ में बेसबॉल का बल्ला कसकर पकड़े हुए था, ने विवान के सिर पर बल्ला मारा। विवान ने तेजी से चकमा दिया, लेकिन वह इतना तेज कैसे हो सकता था क्योंकि उसने पहले कभी अभ्यास नहीं किया था। हालांकि बेसबॉल का बल्ला उसके सिर पर नहीं लगा, लेकिन उसकी पीठ पर लगा। एक धमाके के साथ विवान लड़खड़ाया और फिर उसकी पीठ से जलन वाला दर्द उठा जो दिल दहला देने वाला था। लेकिन उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, दांत पीस लिए और अचानक पीछे मुड़ गया। जिस युवक ने अभी अभी अपने हमले में सफलता प्राप्त की थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि विवान फिर से हताश होकर उसकी ओर दौड़ेगा। वो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया तथा बेसबॉल का बल्ला हाथ में लेकर पुनः आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। विवान आगे बढ़ा, अपनी मुट्ठी बंद की और उस आदमी की आंख पर जोर से मारा। उसी समय उसने अपना घुटना उठाया और उसके पेट पर मारा। आह की एक जोरदार चीख। आदमी की आंख पर चोट लगी और वह पांडा की आंख में बदल गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा। विवान ने बेसबॉल के बल्ले से उस युवक की हत्या करने के बाद यह नहीं देखा कि एक अन्य व्यक्ति ने नंगे हाथों से अचानक उसे पीछे से गले लगा लिया। तभी दूसरे पक्ष ने अपने हाथों से बल लगाया और उसका शरीर भी उस आदमी के साथ जमीन पर गिर गया। दोनों लोग एक दूसरे पर मुक्का मारते हुए बुरी तरह से संघर्ष कर रहे थे। विवान ने मौके का फायदा उठाया और हालांकि उसके चेहरे पर कई बार मुक्का मारा गया, उसने उस आदमी के दूसरे भाई को जांघ के नीचे लात मारी। एक चीख। जिस युवक को विवान ने जांघों के बीच में लात मारी थी, उसने अपनी जांघों को ढक लिया और बलि दिए जा रहे सूअर की तरह चिल्लाया। विवान जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके चेहरे पर कई बार वार किया गया था और वह बहुत थक गया था। इसके अलावा उसकी पीठ पर भी जोरदार वार किया गया था और वह अभी भी दर्द से जल रही थी। लेकिन सौभाग्यवश उसने अकेले ही तीनों को जमीन पर गिरा दिया। अब वो अकेले ही 1 दर्जन से ज्यादा युवकों का सामना कर रहा था। उसे कोई डर नहीं था, बस वो अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा था। वहां पर मौजूद दर्जन भर युवक विवान को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। वे सब असफल लोग हैं। अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। यह आवाज सबसे शानदार जारो के मुंह से आई, जो 190 सेमी से ज्यादा लंबा विशालकाय आदमी था, जिसका सिर मुंडा हुआ था और गले में सोने का एक मोटा हार था। विवान की ओर चलते हुए उसकी दोनों मांसल भुजाएं कसकर जकड़ी हुई थीं। भाई जारो ने कार्रवाई की है। भाई जारो निश्चित रूप से इस कमीने को अपंग कर देगा। बेशक, भाई जारो बहुत राजसी है। वहां खड़े कुछ युवकों ने उस विशालकाय आदमी को देखा और कुछ कहा। विवान ने उस विशालकाय आदमी की ओर देखा जो उससे बहुत लंबा था, और उसे थोड़ा ठंडा महसूस होने लगा, लेकिन वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वो अभी भी अपनी मुठ्ठियां बांधे खड़ा था। विवान, विवान, हम आपकी मदद करेंगे। आवाज गूंजने के बाद अंकित और अमित दूसरी तरफ से दौड़कर आए। अरे, यहाँ 2 और चौकीदार आ गए। अमित और अंकित, जो वहां पर मौजूद युवा थे, दौड़कर आए और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए बोले। विवान ने कृतज्ञता से अंकित और अमित को देखा। विवान, क्या तुम ठीक हो? अंकित ने चिंता से विवान को देखा और पूछा। विवान ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है। अमित इस समय विवान के सामने खड़ा था और दर्जन भर युवकों को देख रहा था। सच कहूं तो उसके पैर थोड़े कमजोर लग रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और कहा, तुम मुझे धमका रहे हो? क्या तुम समझ रहे हो? अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तेरी माँ का सिर ब्ला ब्ला ब्ला। दहाड़ते हुए वहां मौजूद युवक अमित की ओर दौड़ा। अमित, जो केवल 170 सेमी लंबा था, को एक युवक ने पेट में लात मारी, इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है। वो रोते हुए पीछे की ओर गिर गया, अपना पेट पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। जैसे ही यहाँ के लोगों ने चाल चली, अंकित भी क्रोधित हो गया। आज की स्थिति में उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे पता था कि उसे बुरी तरह पीटा जाएगा, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इसलिए अंकित ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और कहा, यहाँ मत आना। अगर कोई यहाँ आया तो मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। 190 सेंटीमीटर लंबे जारो के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वो अंकित की ओर बढ़ा। अंकित ने भालू का सामना ऐसे किया जैसे भेड़ का बच्चा जंगली जानवर का सामना करता है। उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी मुठ्ठियां कस लीं और पूरी ताकत से भालू पर मुक्का मारा। उसकी मुठ्ठियां भालू की मजबूत छाती पर लगीं और वह बच भी नहीं पाया। भालू ने जोरदार मुक्का खाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की, यहाँ तक कि उसका शरीर भी नहीं हिला। इससे युवाओं का समूह जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन अंकित हंस नहीं सका क्योंकि उसने देखा कि एक बड़ा हाथ उसे पकड़ रहा है। अंकित ने सहजता से कदम पीछे खींच लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जैसे ही उसने एक कदम पीछे खींचा, उसने देखा कि विशालकाय की मोटी जांघ उसके पेट पर जोर से लात मार रही है। एक जोरदार धमाके के साथ 40 वर्षीय अंकित उछलकर नीचे गिर गया। अंकित चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं सका। विवान तेजी से दौड़कर आया। भाई अंकित, भाई अंकित। लेकिन अंकित विकृत चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना पेट पकड़ लिया जैसे कि वो अत्यधिक दर्द में था और एक शब्द भी नहीं बोल सका। अमित और अंकित को एक पल में जमीन पर गिरते देख विवान अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद करके फिर से खड़ा हो गया। मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूं। विवान ने जोर से दहाड़ लगाई और भालू की ओर झपटा। इससे पहले कि विवान जारो के करीब पहुंच पाता, जारो ने उसके चेहरे पर जोरदार लात मारी। सिर पर लात लगने के तुरंत बाद विवान ने अपना संतुलन खो दिया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इस बार मैं बहुत जोर से गिरा और ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर टूटकर बिखर रहा है। वहां मौजूद युवा जोर से हंसने लगे। उस कमीने को मार डालो। भाई जारो, चलो इन 3 रक्षक कुत्तों से छुटकारा पाएं। हाँ, इन कमीनों को नष्ट कर दो। वहां पर खड़ा युवक चिल्ला रहा था। विवान, अमित और अंकित सभी जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर में दर्द के कारण उन्हें बहुत असहज महसूस हो रहा था। वे सिर्फ साधारण लोग थे और उन्होंने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। वे इन युवकों से कैसे लड़ सकते थे? इसके अलावा उसके सामने खड़ा भालू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट वाला एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये युवा लोग जारो नामक इस लड़के से डरते हैं। जब उनके पक्ष में लड़ाई हुई तो गुप्ता एंटरप्राइज के संपत्ति प्रबंधन ने पहले ही बॉस को बुला लिया था। मिस्टर गुप्ता, हमारी कंपनी के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड का किसी से झगड़ा हो गया था। प्रॉपर्टी मैनेजर गुप्ता एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष सोहन गुप्ता से फोन पर उत्सुकता से बात कर रहा था। सोहन गुप्ता, जो विला में किताब पढ़ रहा था, जब उसने संपत्ति प्रबंधक की बात सुनी तो वो थोड़ा चौंक गया। लड़ाई? सुरक्षा गार्ड ने किससे लड़ाई की? मुझे नहीं पता, लेकिन मुंबई के 1 दर्जन से ज्यादा युवक रात में कार रेसिंग कर रहे हैं। उनकी संख्या काफी ज्यादा है, 1 दर्जन से ज्यादा। वे हमारे सुरक्षा गार्डों को घेर रहे हैं और उनकी पिटाई कर रहे हैं। सोहन गुप्ता को गुस्सा आ गया जब उसने संपत्ति प्रबंधन को ये कहते सुना। क्या ये स्वर्ग के विरुद्ध है? कौन इतना दुस्साहसी है कि गुप्ता कॉर्पोरेशन के एक कर्मचारी को मार डाले? सोहन गुप्ता अचानक क्रोधित हो गया। मुंबई शहर में हर कोई जानता था कि सोहन गुप्ता उन सीईओ में से एक था जो अपने कर्मचारियों की सबसे ज्यादा सुरक्षा करता था। जब तक वे उसके लोग थे, कोई उन्हें छू नहीं सकता था। अब उसने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से सुना कि उसके गुप्ता एंटरप्राइज के सुरक्षा गार्डों को 1 दर्जन युवकों ने घेर लिया और पीटा। वो इस गुस्से को कैसे सहन कर सकता था? युवा लोगों का एक समूह जो अक्सर रात में कार रेस करता है, संपत्ति प्रबंधन ने कहा। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं बाद में उनसे निपटने के लिए किसी को बुला लूंगा, सोहन गुप्ता ने कहा और फोन रख दिया। सोहन गुप्ता के फोन रखने के बाद अनिकेत, जो उसके 1 मीटर पीछे खड़ा था, धीरे धीरे उसके पास आया, जैसे कि उन दोनों के बीच टेलीपैथिक संबंध था। अनिकेत, कंपनी में जाकर देखो। मैंने सुना है कि कुछ अज्ञानी युवक कंपनी के सुरक्षा गार्डों की पिटाई कर रहे हैं, सोहन गुप्ता ने कहा। अनिकेत, जो वहां खड़ा था, ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुरंत इसका ध्यान रखूंगा, अनिकेत ने कहा। सोहन गुप्ता ने कुछ और नहीं कहा। उसने अपने पास रखी किताब उठाई और पढ़ना जारी रखा। हालांकि अनिकेत पहले से ही तेज कदमों से बाहर की ओर चल रहा था। गुप्ता एंटरप्राइजेस के बाहर चौक पर अभी भी लड़ाई चल रही थी। इस समय विवान का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखों के कोने थोड़े लाल और सूजे हुए थे। जाहिर है कि उसे पीटा गया था। अंकित और अमित का तो जिक्र ही न करें, वे दोनों जमीन पर गिर पड़े और मुश्किल से उठ पाए। वहां मौजूद दर्जन भर युवक विवान को घेरकर उसकी पिटाई कर रहे थे। विवान पागलों की तरह था। वह अपने दांत पीसते हुए और लाल आंखों से उनका सामना करता था। जब भी वो किसी को पकड़ता तो उसे पीट पीट कर मार डालता। जरा देखिए, गलती से उसके द्वारा पकड़ा गया एक युवक विवान के शरीर में जमा हुई विशाल ऊर्जा के एक घूंसे से उड़कर गिर गया। भयानक शक्ति ने युवक को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। अनुमान लगाया गया कि उसे कम से कम 10 दिन या आधे महीने तक बिस्तर पर रहना होगा। हालांकि यहाँ बहुत से युवा लोग थे, फिर भी हताश विवान का सामना करते समय वे थोड़े डरे हुए थे। उनमें से कुछ को जानमाल के नुकसान का डर था और वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जारो के बारे में क्या? एक जोरदार लात विवान की छाती पर लगी। विवान जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तुम छोटे कमीने, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो बस मेरे सामने 2 बार झुक जाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जारो ने अहंकार से कहा। वो विवान के सामने एक विशालकाय व्यक्ति की तरह खड़ा था और उसके पीछे खड़े युवक विवान को देख रहे थे। विवान के दाहिने हाथ से खून बह रहा था और वह अपने बाएं हाथ से जमीन पर खुद को सहारा दे रहा था। उसकी हल्के नीले रंग की सुरक्षा वर्दी फटी हुई थी और खून से सनी हुई थी।
वह कठिनाई से धीरे धीरे जमीन से ऊपर चढ़ा। जब जारो ने देखा कि जिस आदमी को उसने कई बार गिराया था वह वास्तव में फिर से खड़ा हो गया है तो वह हैरान और क्रोधित हो गया। मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाने दूंगा। जारो इस बार विवान को अपंग करने की योजना बना रहा था। जारो अपने शरीर को झुकाकर एक क्रोधित भालू की तरह विवान की ओर दौड़ा और उसके दो मजबूत हाथों ने विवान की भुजाओं को बाएं और दाएं से पकड़ लिया। विवान कहाँ है? क्या मैं सचमुच यहाँ जारो द्वारा नष्ट कर दिया जाऊंगा? जैसे ही जारो ने हमला किया, विवान ने अप्रत्याशित रूप से उसे चकमा दे दिया। उसकी गति तेज नहीं थी। शायद यह इसलिए था क्योंकि जारो लापरवाह था, या शायद यह विवान की किस्मत थी। वैसे भी विवान ने उसे चकमा दे दिया। उसी समय विवान की दाहिनी मुट्ठी ने अचानक उसके शरीर की सारी ऊर्जा जमा कर दी। पहली बार उसने जो सारी ऊर्जा जमा की थी उसे उसने मजबूती से नियंत्रित किया और उसकी पूरी दाहिनी मुट्ठी पर संघनित किया। एक जोरदार मुक्का जारो की बाईं पसलियों पर लगा। जैसे ही उसकी मुट्ठी भालू को छूती, चरचराहट की आवाज के साथ भालू की छाती की कई पसलियां टूट जातीं। लेकिन पूरे इंसान का क्या? उसका चेहरा विकृत हो गया और वो स्तब्ध रह गया। भालू उस विशाल ऊर्जा से उड़ गया और तोप के गोले की तरह जमीन पर गिर पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ वो फिर कभी उठ नहीं सका। आसपास खड़े युवक अचंभित और अवाक थे क्योंकि वे उस भालू को देख रहे थे जो मारा गया था और वहीं स्तब्ध खड़ा था। अरे बाप रे! ताइक्वांडो में 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट धारक जारो को धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़े तथा उठने में असमर्थ हो गए। ये कितनी भयानक बात है। और इन युवा लोगों के बारे में क्या? हर कोई दंग रह गया और विवान की ओर देखने लगा। खून से लथपथ विवान युद्ध के देवता की तरह खड़ा था, अपनी कांपती हुई मुठियां भींचे और उन्हें घूर रहा था। जब 7-8 युवकों ने देखा कि जारो को जमीन पर गिरा दिया गया है तो उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हमने एक दूसरे की ओर देखा, हमारे चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। इसी समय अचानक एक पुलिस गाड़ी की इस ओर तेजी से आने की हुश 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 आवाज सुनाई दी। जब युवकों ने पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनी तो वे घबरा गए। जल्दी करो, पुलिस आ रही है। अपने साथियों की मदद करने के बाद, जिन्हें विवान ने एक एक करके गिरा दिया था, साथ ही जारो की पसलियां टूट गई थीं, वे जल्दी से कार में कूद गए और चले गए। संशोधित कार के इंजन से गुनगुनाहट जैसी आवाज आई और कार के पिछले हिस्से से काले धुएं का गुबार निकला और फिर वो तेजी से दूर चली गई। पलक झपकते ही वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। विवान, जो अकेला बचा था, ने युवकों को जाते देखा और अंततः निराश होकर जमीन पर बैठ गया। वो अपने पूरे शरीर में दर्द और पिटाई से होने वाली जलन से बहुत पीड़ित था। अपने मुंह के सूजे हुए कोने को छूते हुए विवान कांपने से खुद को रोक नहीं सका। अमित, भाई अंकित, क्या आप ठीक हैं? विवान ने धीरे से अपना सिर घुमाया और जमीन पर पड़े दो लोगों को देखा और कहा। अमित अपने हाथों से अपनी छाती को धक्कर खड़ा हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंकित और भी बदकिस्मत था। उसकी नाक से अभी भी खून बह रहा था और वह अपने हाथों से उसे दबा रहा था। उसकी सुरक्षा वर्दी भी फटी हुई थी, लेकिन वह भी जमीन से उठ खड़ा हुआ। कोई बात नहीं, दोनों ने कठिनाई से कहा। इसी समय पुलिस की गाड़ी उनकी ओर आ रही थी। ये वे लोग हैं, एक आदमी की आवाज आई। वर्दी में 5-6 सुरक्षा गार्ड तेजी से पुलिस की गाड़ी से बाहर निकले और बिना कुछ कहे सबसे पहले ठंडे हथकड़ी निकाल ली। जबकि विवान, अमित और अंकित उदास महसूस कर रहे थे, उन तीनों को हथकड़ी लगा दी गई। ले लेना, उनमें से एक, जो 30 वर्ष का था, ने ठंडे स्वर में कहा। अरे, तुम हमें कैसे पकड़ोगे? हम पीड़ित हैं, अमित चिल्लाया। तुम सड़क पर हुई लड़ाई के शिकार हो? हुन्फ, 30 साल के सुरक्षा अधिकारी ने व्यंग्य किया। फिर विवान, अंकित और अमित को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। उन्हें बोलने का मौका दिए बिना तीनों को पुलिस की गाड़ी में ठूंस दिया गया। पकड़ा गया। विवान को बिना किसी कारण के मुंबई सिटी डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। जब अनिकेत गुप्ता के उद्यम के द्वार पर पहुंचा तो विवान और अन्य लोगों को पहले ही ले जाया जा चुका था। जब कंपनी से बाहर भागे प्रॉपर्टी मैनेजर ने अनिकेत को देखा तो उसने जल्दी से अनिकेत को सारी बात बता दी। अनिकेत ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। वे दर्जन भर युवक अब भाग गए हैं, लेकिन हमारी कंपनी के 3 सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें हिरासत केंद्र में डाल दिया गया है। अगर हमारी कंपनी उनकी सुरक्षा नहीं करती है तो इन तीनों लोगों को शायद सजा दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी मैनेजर 40 के दशक में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। उसने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में शुरुआत की। अपनी विनम्र स्थिति के कारण उसे बहुत परेशान किया गया था। अब उसे प्रॉपर्टी मैनेजर के पद पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए उसका दिल अच्छा है और वह विवान और अन्य लोगों के लिए बोलता है।